बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अमेरिका और ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है, और क्या अभी बदला होगा, अभी जो जंग के बाद मुज़ाकरात के बाद जो कुछ बदलने की प्लानिंग की जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को हमेशा से इसराइल से ख़तरा रहा है, लेकिन हमने कभी भी इसको मंजर आम पर नहीं आने दिया। आम तौर पे ये कहा जाता है कि हम अपने मिसाइलों की रेंज भी आम तौर पे वो नहीं बताते जो कि इसराइल को हिट कर सकती है, क्योंकि इसराइल अमेरिका को किस तरह मामलात में घसीट सकता है ये ईरान की मिसाल से वाजिया हो चुका है। लेकिन अब खित्ते के अंदर एक नए इत्तेहाद बनने जा रहे हैं, और पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि जिस तरह इसराइल और अमेरिका ने एक एक मुस्लिम ममालिक को मशरिक वस्ता में चुन चुन के ख़त्म किया है, और अब ईरान के बाद तुर्की की बात की जा रही है, और तुर्की के बाद यकीनी तौर पे अरब की साइड पे आएंगे, और फिर आपको पता है कि पीछे सिर्फ एक ही इस्लामी रियासत जो कि जोहरी ताकत रखती है वो बच जाएगी। तो पाकिस्तान इस वक्त वो सब कुछ करने जा रहा है जिसको वो इस दिन से अवॉइड कर सकता है। क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं आपको ये भी बताऊंगा, और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो लम्हा जब जेडी वेंस का जहाज बिल्कुल तैयार था एयरपोर्ट पर, व्हाइट हाउस में क्या चल रहा था, वहां से बड़ी अंदरूनी कहानियां आ गई हैं। फील्ड मार्शल को क्या कहा गया, ट्रंप अपनी मशीरों के साथ क्या बातचीत और मशवरे कर रहे थे, और इसके साथ ही कुछ अमेरिका के लिए बुरी खबरें हैं, कुछ गल्फ के लिए बुरी खबरें हैं, और कहा जा रहा है कि वाशिंगटन से यूएस न्यूक्लियर चीफ को निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया है? क्योंकि उन्होंने कुछ राज लीक किए थे। वो राज क्या हैं वो आपको बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि बड़ी बातें की जा रही हैं कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर एक हंगामी मीटिंग के अंदर न्यूक्लियर कोड्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की, और वहां पे फिर क्या मंजर पेश आया और उनको किस तरह रोका गया। और साथ में इस वक्त ईरान की फिजाएं F-15 और F-35 के लिए किसी भी लिहाज से महफूज नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकी फौज का एक साबिक कर्नल कह रहा है, और कैसे कह रहा है और क्यों कह रहा है ये सब कुछ आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही गल्फ की डिजिटल मईशत जो है वो इस वक्त शदीद ख़तरे में है, और वो ख़तरा है ईरान से। किस तरह ज़ेरे समंदर केबल्स का नक्शा जारी किया गया है और ईरान क्या कर सकता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखें, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त मशरिक वस्ता में नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनने की कोशिश की जा रही है, और उसके इशारे भी आ चुके हैं। हमने ये देखा कि कतर में जब हमारे वज़ीर आज़म गए तो उनको राफेल तैयारों से सलामी दी गई। ये वही मंजर था जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहिदा किया था, और वहाँ पे सऊदी अरब के जहाज़ों ने सब कुछ किया था, और वो उसमें एक प्रोटोकॉल दिया गया था। उसी मश्क को दोहराया गया, लेकिन जंग के दौरान इस मामले को अभी तक खुफिया रखा जा रहा है। लेकिन ये मामला यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के ऊपर गल्फ ममालिक को एक भरोसा था, और वो भरोसा ये था कि वो ईरान के खिलाफ गल्फ ममालिक को जंग से बचा के रखेगा। लेकिन और हुआ क्या कि अमेरिका और इसराइल ने गल्फ को खुद इस जंग में धकेल दिया, और ईरान के साथ जंग के बाद आपको पता है कि गल्फ ममालिक जो हैं वो निशाना थे। उनकी मईशत के साथ अब क्या होने जा रहा है, उनकी तेल की मईशत के साथ क्या होने जा रहा है, ये आपको काफ़ी कुछ तो पता चल चुका होगा, और काफ़ी कुछ आपको उस वक्त पता चलेगा जब अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात कंप्लीट हो चुके होंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि इसराइल की कोई हद नहीं है। आप मिस्र को देख लें, आप शाम को देख लें, आप इराक को देख लें, आप लीबिया को देख लें, एक 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 करके एक एक मुल्क को ख़त्म किया गया। और कोई ये नहीं सोच सकता था कि जब हमास के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन में कार्रवाई की जा रही थी कि एकदम से सीरिया के अंदर भी रजीम चेंज हो जाएगा। बशारुल असद जो कि ईरान की प्रॉक्सीज का एक तरह से एक दीवार समझा जाता था इसराइल के खिलाफ, वो एकदम से दीवार गिर गई। और उसके बाद फिर कोई नहीं सोच सकता था कि अगले ही साल 2026 के शुरू में जनवरी के महीने में इसराइल ईरान पर हमले शुरू कर देगा और रजीम चेंज की कोशिश करेगा। लेकिन अब एक और खबर ये आ रही है कि इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ये कहते हैं कि अगला ईरान जो है वो तुर्की है। यानी आप ये देख लें कि अभी पहला टारगेट अभी चल रहा है, तो नया टारगेट भी चूज कर लिया गया और वो तुर्की को कहा जा रहा है। तुर्की इस बात को समझ चुका है। यही वजह है कि बड़े मुआहदे जो हैं वो अब मंजर आम पर आ रहे हैं।
तुर्की के सदर को बड़ा खतरनाक समझा जा रहा है इसराइल की तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि अब तुर्की को घेरने की बारी आ गई है। जब तुर्की को घेरा जाएगा तो उसके बाद फिर आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि फिर गल्फ ममालिक की बारी आएगी, क्योंकि यहाँ पे इसराइल की कोई भी हद नहीं है और वो हर हद को गुजरना चाहता है। बार बार वो ग्रेटर इसराइल का नक्शा पेश करता है, जिसमें सऊदी अरब की सरजमीन भी और दीगर ममालिक की सरजमीन भी आती है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे नई सफ़बंदी के अंदर पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की शामिल हैं। और कतर की मैं बात आपको आगे जाके करूँगा कि हुआ क्या। अब ये बेसिकली अपनी अपनी दिफाई पोजीशंस को मजबूत कर रहे हैं, और उसके पीछे वजह यह है कि जो छतरी थी, जो इसको कहते थे आयरन शील्ड, जो डिफेंस है अमेरिका का, वो अब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उस छतरी के अंदर छेद हो चुकी हैं। यहाँ तक कि थर्ड और पैट्रियट मिसाइल के जो रडार सिस्टमों को तबाह करके एक तरह से उनको काना कर दिया गया। तो अब इस वक्त सूरत हाल यह है कि पहले सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ, उसके बाद अब सऊदी अरब और तुर्की मुआहिदा करने जा रहे हैं, पाकिस्तान और तुर्की का मुआहिदा होने जा रहा है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि तुर्की, जिसके कतर के अंदर फौजी अड्डे थे, उसने भी एक अहम किरदार अदा किया है कतर के साथ पाकिस्तान के इस सारे मुआहिदे को करवाने के लिए। और अब कहा जा रहा है कि चीज़ें जो हैं अब आगे बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि दो ममालिक ऐसे हैं जो इब्राहिम कार्ड का हिस्सा बने, जिनमें यूएई और बहरीन शामिल हैं, और कहा जा रहा है कि ये शायद अपने दिफा के लिए इसराइल का रास्ता इख्तियार करें। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक तरह से गल्फ़ ममालिक के अंदर फूट पड़ चुकी है। और इसके साथ ही जो गल्फ़ ममालिक हैं वो अमेरिका की सौदेबाजी से बिल्कुल भी खुश नहीं है जो ईरान से की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमें एक मुसीबत में फंसा के, हमें यरगमाल बना के, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद करवा के आप कहाँ जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, और अब हम अमेरिका पर भरोसा नहीं करेंगे, और अब हम अपने लिए खुद ही कोई ना कोई बंदोबस्त करेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास देने के लिए क्या है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जाके इंडिया वालों से पूछ लें कि मल्टी डोमेन सिस्टम क्या होता है, उनसे आप पूछ लें कि फ़िज़ाई कारकर्दगी क्या होती है, राफेल को किस तरह तबाह किया जाता है। बहरिया के अंदर जब तैमूर 2 क्रूज़ मिसाइल 1 मीटर की बुलंदी से जाके निशाना पे लगता है, तो वो सलाहियत क्या है जो कि खुद पाकिस्तान ने उस मिसाइल को बनाया हुआ हो। साइबर ऑपरेशंस कैसे हैं, किस तरह हमने भारत को अंधेरे में डबो दिया, और इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो कि पाकिस्तान के पास है। और अब पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ जो फंडिंग की ज़रूरत है वो यकीनी तौर पे मिलजुल के सारा काम हो जाएगा। अच्छा, अब इसके साथ मैं आपको ज़रा अंदरूनी कहानी भी बता दूं। अंदरूनी कहानी ये है जनाब कि एक तरफ जंग की मोहलत ख़त्म हो रही थी, और दूसरी तरफ जेडी वेंस का त्यारा एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था, और एंड्रू एयर बेस के ऊपर वो बिल्कुल तैयार था। और ट्रंप जो है वो बार बार पाकिस्तान से ये यकीन दहानी मांग रहे थे कि कम से कम मुज़ाकरात से पहले जो चंद नकात हैं वो क्या उन पर इत्तफाक हो चुका है, क्या ईरान ने इसका जवाब दे दिया है। और हम फिर ये देखते हैं कि व्हाइट हाउस में जब सदर ट्रंप, जेडी वेंस, मार्को रूबियो, पीट हेगसेथ और CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ वहाँ पे मुलाकात कर रहे थे, तो ईरान की तरफ से कोई भी पैगाम नहीं आया। और पैगाम ना आने के बाद ईरान को मुज़ाकरात में शामिल करने के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ धूप की गई, और पाकिस्तान को इसके लिए कहा गया कि आप इसके अंदर कोशिश करें और किसी भी तरीके से आप ईरान को ट्रंप की जो पेश करदा जंग बंदी है उसके लिए कायल करें। ईरान कायल नहीं हुआ, और हम ये देख रहे हैं कि अमेरिकी हुकाम ने फील्ड मार्शल से ये भी गुजारिश की कि वो जेडी वेंस की रवानगी से पहले ईरानियों से किसी किस्म का कोई रद्द अमल हासिल करें। लेकिन वो रद्द अमल आया या नहीं आया, ये तो खबरें अब आपको अब तक पहुंच चुकी होंगी, और ये तो अब किस्सा माजी बन चुका है। अब हम ये देख रहे हैं कि ईरान के अंदर खुद मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। वहाँ पे कोई भी शख्स ईरान अमेरिका के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने, बेशक दिल में ज़रूर हो, ज़ुबान पर लाने की पोजीशन पे नहीं है। इस वक्त वहाँ पे हार्ड लाइनर्स छाए हुए हैं, और ट्रंप के जो करीबी मुशीर हैं वो ये समझते हैं कि ईरानी क़यादत के पास इस वक्त आपस में इख्तलाफात मौजूद हैं, और कोई भी ईरान की जो यूरेनियम है, अफजुर्दा यूरेनियम, उसको किसी भी मुल्क के हवाले करने या वो यूरेनियम को की जो परसेंटेज को मुकर्रर करने के हवाले से कोई भी
رائٹ یا اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی بھی اپنے سر پہ مدعا لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجتبیٰ خامنہئی جو کہ ایران کے سپریم لیڈر ہیں، ان کے بارے میں بھی نہیں پتہ چل رہا کہ ان کے سامنے تمام تر پکچر ہے، وہ اس فیصلہ سازی میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کا اس وقت سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ ناکہ بندی کو ختم کیا جائے، اور اب تک ہمارے پاس جو چیزیں اور جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ناکہ بندی جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے، اور ٹرمپ اب بڑی سیریسلی اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اس ناکہ بندی کو ختم کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ٹرمپ نے تو ڈیٹ بھی دے دی کہ جمعے کے دن مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا، لیکن ایران کی طرف سے انکار کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اگلی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ پینٹاگون سے اینڈریو ہیگ کو، یہ ٹویٹر کی خبر ہے، سوشل میڈیا کی خبر ہے، اینڈریو ہیگ کو نکال دیا گیا۔ ان کی ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ کسی ایک اجنبی سے ایسی معلومات شیئر کر رہے ہیں جو کہ قومی سلامتی کے زمرے میں آتی ہے۔ اب وہ کیا آتی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکہ ذمہ دار ہے ان حملوں کا جس میں بچے مارے گئے ایران کے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پہ امریکہ کے اندر یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی، ان کو بھی کسی بھی طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ جبکہ ایک اور CIA کے سابق افسر ہیں لیری جانسن، انہوں نے ججنگ فریڈم پوڈ کاسٹ کے اندر یہ کہا ہے کہ 18 اپریل کو وائٹ ہاؤس کی ہنگامی میٹنگ ہو رہی تھی جس کے دوران صدر ٹرمپ نے جوہری کوڈز کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور ایران کے تنازع کے حوالے سے اس کا تعلق ہے، لیکن جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے انکار کر دیا اور وہاں پہ معاملات جو ہے وہ کسی اور طرف چلے گئے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو انہوں نے کسی ذرائع کی شناخت کی، نہ یہ واضح کیا کہ اس کا مطلب اصل لانچ آرڈر تھا یا جوہری سے متعلق کوئی اور کارروائی تھی۔ بہرحال یہ ایک طرح سے ڈاؤٹڈ انفارمیشن ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں امریکی فوج کے سابق کرنل نے یہ کہا ہے کہ ایران بڑی تیزی کے ساتھ غیر فعال انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک یعنی IRST سسٹمز کو استعمال کر رہا ہے، جیسے ماجد AD-08 اور 358 میزائلوں کا استعمال کر رہا ہے تاکہ قابل شناخت ریڈار سگنلز جو ہیں وہ خارج کیے بغیر ہوائی جہاز کا پتہ لگایا جا سکے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران نے F-35 کو بھی نشانہ بنایا، ایران نے F-15 کو بھی نشانہ بنایا، ایران کئی طیاروں کو نشانہ بنا چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کی ایئر سپیس کسی بھی لحاظ سے امریکہ کے یہاں تک کہ سٹیلتھ جو فائٹر جیٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ بالکل محفوظ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایران کی طرف سے تسنیم نیوز کا ریفرنس کے ساتھ ایک نقشہ جاری کیا گیا ہے، اور اس نقشے کے اندر یہ کہا گیا کہ کم از کم 7 بڑی سمندری کیبلز جو ہیں وہ آبنۂ ہم سے گزرتی ہیں، اور ای کامرس، کلاؤڈ سروسز اور کمیونیکیشنز کے لیے عالمی انٹرنیٹ ٹریفک کا تقریباً 97% سے زیادہ ان کے ذریعے چلتا ہے۔ اور رپورٹ میں اس آبنائے کو خلیجی ممالک کی ڈیجیٹل معیشت کے لیے انتہائی خطرناک نقطہ قرار دیا گیا۔ بیسیکلی یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ IT کو بڑے برے طریقے سے UAE کے اندر ایران کی طرف سے نشانہ بنایا گیا، اور یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران اپنے کارڈز ایسا ایسا شو کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس کتنی طاقت ہے، کسی اندھیرے میں نہ رہ جانا۔ کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہاں تک کہ فورن پالیسی کے ایکسپرٹ ہیں یا امریکہ میں سابق صدور کے مشیر ہیں، وہ ایک کلیئرلی یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ابھی تک ٹرمپ کے تمام تر اندازے اس ایران جنگ کے اندر غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ میں CNN الگ سے ٹرمپ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ جناب جو امریکی فوج کے جو ذخائر تھے 45% پریسیجن سٹرائک کے جو میزائل ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، 50% تھارڈ میزائل کے، 50% پیٹریوٹ میزائل کے، اور اس کے ساتھ ہی تقریباً 30% جو ہیں وہ ٹاماہوک کروز میزائل جو ہیں وہ بقایا بچے ہیں۔ اور اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سپر پاور کے پاس اب اس وقت اتنا اسلحہ نہیں ہے کہ اگر چین کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے تو وہ 4 ہفتوں سے زیادہ وقت گزار سکے، یہاں تک کہ اگر ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بقیہ اسلحہ ہے وہ سارے کا سارا استعمال ہو جائے گا۔ اور جب آپ کے پاس اپنے دفاع کے لیے اور اٹیک کے لیے اسپیسیفک میزائل نہیں ہوں گے تو ویسے ہی F-35 اور F-15 تو ایران کی فضاؤں میں ویسے خطرناک ثابت ہو چکا ہے، آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور کا انجام کیا ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔